ठीक है। एक बार फिर आप सभी का वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल राजस्थान के अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले नदियों का पूरी तरह से वर्णन किया और आज हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां जो राजस्थान की हैं उसको लेकर के अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरे मनोयोग से इस जीके की क्लास को समझेंगे और अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है मेहनत करने वाला हमेशा ही धनवान बनता है। तो आइए हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में देखते हैं और खास करके प्रतिदिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम चाहे अपने घर पे हों चाहे किसी और शिक्षण कार्य को कर रहे हों तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेसफुल। मैं चाहता हूं कि आप लोग सफलता की सीढ़ी को पाने के लिए इस पॉइंट को, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक पॉइंट है, स्किनर ने कहा है, तो माइंड, हार्ट और हैंड अगर आपका कंट्रोल में होगा तो मैं मानता हूं कि आप जिस चीज़ के ऊपर अध्ययन करेंगे, आप जिस चीज़ की ओर अपना मन लगाएंगे, वहां पर सफलता निश्चित ही है। तीन चीजें जो है माइंड, हार्ट एंड हैंड, इन तीन में से अगर एक भी चीज मिस होती है तो कहीं न कहीं आपके अध्ययन के कार्य में प्रभावित प्रकरण तैयार होता है। याद रखिएगा और पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि माइंड, हार्ट और हैंड कंट्रोल हो सके। मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर है ना वह माइंड को किस तरह से कंट्रोल करना है, हार्ट को कैसे कंट्रोल में लेना है और हैंड का यूज कैसे करना है, उस पर हम 10-15 मिनट का मैं वीडियो जरूर दूंगा, जिससे आप समझेंगे कि ये मनोवैज्ञानिक जो तर्क है वह किस तरह से सफलता की ओर लेकर जाता है। तो आइए हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों को हम देखते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम को दिए भी होंगे, आपने इन नदियों के बारे में सुना भी होगा और आज दो प्रमुख नदियों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए, माही नदी, हमारा ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से प्रवेश होने वाली नदी जिसका नाम माही नदी है, जिसका उद्गम स्थल कोई बता सकता है क्या? एमपी के, मध्य प्रदेश के धार जिला, और धार जिले का स्थान कौन सा है? सरदारपुरा। सरदारपुरा नामक स्थान, और ये जो सरदारपुरा जो है वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी को अमरोही पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा,
मध्य प्रदेश का धार जिला, धार जिले में पहले सरदारपुरा, सरदारपुरा में भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पहाड़, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पहाड़ है उसको वहां पर अमरोही पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहां से जैसे ही आगे की ओर निकलती है एक झील का निर्माण करती है, एक झील का निर्माण करती है। और ये जो झील है जिसका नाम है मेमन झील, और झील का निर्माण करते हुए ये आगे की ओर बढ़ती है और हमारे बांसवाड़ा जिले के खांदू नामक स्थान पर प्रवेश करती है। खांदू नामक स्थान में यह प्रवेश करती है और यहां से जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है एक बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण करती है। और जो बहुउद्देश्य जो परियोजना है जिसे हम माही बजाज सागर बोलते हैं और स्थानीय भाषा में वहां पर माही डैम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो डैम बना हुआ है उस पैलेस का क्या नाम है? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर तो हम इसको इस परियोजना के नाम को जानते हैं, लेकिन यह डैम बना हुआ है जो जगह है उस जगह पर को हम किस नाम से जानते हैं? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा के अंदर यह इस बांध का निर्माण हुआ है। बोरखेड़ा, बोरखेड़ा नामक स्थान पर बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि बहुउद्देश्य और एक उद्देश्य दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। किसी एक उद्देश्य को लेकर के किसी योजना का निर्माण होता है वो उद्देश्य कहलाता है, लेकिन एक से ज्यादा उद्देश्य उस परियोजना के द्वारा प्राप्त होते हैं तो वह बहुउद्देश्य कहलाता है। और ये बहुउद्देश्य इसलिए है क्योंकि ये जो परियोजना यहाँ पर बनी हुई है वो जल को लेकर के भी है, यानी कि पीने के पानी को लेकर के भी है, सिंचाई के पानी को लेकर के भी है और बिजली उत्पादन को लेकर के भी बनी हुई है। इसलिए यह बहुउद्देश्य परियोजना है। और ये जो बहुउद्देश्य जो परियोजना है जिसे माही बजाज सागर बोलते हैं, लेकिन ये जो माही बजाज सागर जो परियोजना है उसका पुराना नाम क्या हो सकता है? पुराना नाम अगर मान लो उसने कोई एक शब्द जोड़ दिया, अपन कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो इसका पुराना नाम क्या हो सकता है? महमूद नदी या हेरा हेरा और माई के दोनों का संगम में बड़ा है। जमनालाल बजाज माही परियोजना, जमनालाल बजाज उनके नाम माही परियोजना। और जो अभी जो माही बजाज बोल रहे हैं उसके आगे जमुना शब्द को हटा दिया गया है। ये जो डैम्स बना है उसके अंदर पूरा जो पैसा है वो बजाज समूह के द्वारा बना हुआ है। बजाज जो समूह है, जो उद्योगपति है, उनके द्वारा ये पैसा लगा हुआ है। इसके अंदर हमारा निकटतम राज्य गुजरात, उसकी भी हिस्सेदारी यहाँ पर बनी हुई है। और यही कारण है कि इस माही नदी का जो जल है वो गुजरात है ना वह अपने उस हिस्सेदारी के अधिकार से इस डैम से प्राप्त करता है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन तो ये जो माही परियोजना जो बनी हुई है यहाँ पर एक नहर का निर्माण किया गया है। और ये जो नहर जो है वह 5 नंबर पैलेस पर 5 नंबर पैलेस तक पहुंचती है। और ये जो 5 नंबर का जो पैलेस है वो विद्युत उत्पादन का काम करती है। और जैसे ये 5 नंबर से ये जल बाहर निकलती है तो एक ऐसे तालाब के पास में पहुंचती है। और ये जो तालाब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता सकते हैं कोई?
कागदी कागदी पिकअप, इसको क्या नाम दिया गया है? कागदी पिकअप। और यहां से एक क्वेश्चन हमारे उभर के आया था कि पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जहां पर भी पिकअप नाम का जो स्थान है वहां पर सिर्फ अशोक चक्र जो बना हुआ है वो सिर्फ इस कागदी पिकअप पर ही बना हुआ है, जिसे हम स्तंभ बोलते हैं, अशोक स्तंभ। बाकी कहीं पर भी इस पिकअप नाम के स्थान पर बना हुआ नहीं है। और यहां से दो नहरों का निर्माण होता है, एक उत्तर की ओर चलती है और दूसरी जो नहर है वो पश्चिम की ओर चलती है। तो ये जो दो नहरें हैं, ये दो नहरें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो उत्तर की ओर चलने वाली जो नहर है वहां पर घाटोल के पास अपना जल प्रवाहित करते हुए बिजली उत्पादन का काम करती है, बिजली उत्पादन का काम करती है। ठीक जो पश्चिम की ओर जाने वाली जो नहर है वो एक छोटे से डैम यानी छोटा सा डैम का निर्माण करती हुई आगे की ओर बढ़ती है और एक और डैम का निर्माण करती हुई बिजली उत्पादन का काम करती है। ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं कि पश्चिम की ओर चलने वाली जो नहर है वो किस बांध का निर्माण करती है और बिजली उत्पन्न करती है। उत्तर की ओर चलने वाली जो नहर है वह भी एक डैम का निर्माण करती है और बिजली उत्पादन का काम करती है। आप सोचिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो मुझे रिप्लाई कीजिए। देखिएगा, उत्तर की ओर जो चलने वाली जो नहर है जो घाटोल के पास में, वहां पे हरिक बांध का निर्माण हुआ है। और अगर यहां पर हम देखते हैं जो पश्चिम की ओर चल रही है लीलवाणी बांध, यानी कि यह दो बांधों का भी निर्माण करती है और 3 जगह बिजली उत्पादन का काम करती है। अब यहां से जो ये बिजली उत्पादन जो होती है, इस बिजली को खरीदने का काम जो है वह हमारा विद्युत विभाग करता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनकर के उभरता है कि माही नदी पर बनने वाला बिजली कौन सा क्षेत्र, जो बिजली उत्पादन का जो भाग बने हुए हैं, वो कौन सा निगम इसको खरीदता है। हमारे बिजली उत्पादन को लेकर के बहुत सारे निगम हमारे राजस्थान में बने हुए हैं। भीलवाड़ा निगम, अजमेर निगम, गंगानगर निगम, जोधपुर निगम, दाया बाया पश्चिम उत्तर, इस तरह से निगम बने हुए हैं। तो ये माही नदी का जो बिजली उत्पादन होता है इस नदी के ऊपर, तो इस नदी का जो बिजली है वो कौन सा निगम खरीदता है और कौन सा क्षेत्र खरीदता है? अजमेर क्षेत्र का जो है वह बिजली खरीदता है। जैसे ही यह बांध के जो गेट खोल दिए जाते हैं तो ये नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है और ये कांठल क्षेत्र में प्रवेश करती हुई प्रतापगढ़ की सीमा के पास, जिसे हम पीपलगुड़ की सीमा बोलते हैं, यहाँ पर पठारी भाग ऊंचाई में आने के कारण से यह अपनी दिशा को बदल देता है, अपनी दिशा को बदल देता है। और जैसे ही अपनी दिशा को बदलता है यह वापिस दक्षिण की ओर मुड़ती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर का सीमा क्षेत्र, जहां पर बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये जो नदी है वह त्रिवेणी संगम बनाने के कारण इस नदी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे माही नदी, दूसरा कांठल नदी, तीसरा वागड़ की गंगा, चौथा
जाको वागड़ की हरिद्वार, इतने नामों से, क्योंकि जिस जिस पैलेस से ये गुजर रही है, यानी कि माही नदी, यानी कि ये एमपी से निकल रही है तो माही नदी चल रही है। जैसे ही अपनी सीमा को बहुउद्देशीय डैम बनाने के बाद में प्रतापगढ़ चलती है तो ये कांटाल वाले क्षेत्र में जाती है, इसको कांटाल नदी कहा गया है। जैसे ये अपनी दिशा को वापस मोड़ती है तो ये वागड़ की गंगा बन जाती है। और जैसे ये त्रिवेणी संगम बनाती है जहां पर सोम और झाकम नदी मिलती है तो ये हमारे वागड़ का हरिद्वार बन जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर के उभरता है कि ये जो त्रिवेणी संगम जो है बेणेश्वर वाला, ये जो जगह है इसे हीरापुरी नाम से भी जानते हैं। इसका क्या कारण है? हीरापुरी पहली बार सुन रहे होंगे शायद, हीरापुरी, इसको हीरापुरी पैलेस के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज रीजन? देखिएगा, अगर आप लोग कहीं बेणेश्वर के अंदर गए हो तो यहाँ पर है ना वो एनिकेट्स बने हुए हैं, यहाँ पर उस पानी को रोका गया है और इस नदी के अंदर जितने भी पत्थर और कंकड़ पड़े हुए हैं ये जापान की कंपनी के द्वारा शोध हो रहा है। और ये जितने भी इस नदी के अंदर जितने भी कंकड़ और पत्थर हैं वो सब कच्चे हीरे हैं। और उस पत्थर को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण किया गया है और इस पैलेस का नाम हीरापुरी है। इस पैलेस का नाम हीरापुरी है। और इस जगह पर एक मंदिर का भी निर्माण हुआ है जो विश्व में कहीं पर भी ऐसा मंदिर नहीं है। क्या विशेषता है इस मंदिर की? शिवजी। यहाँ पर शिवजी का तो मंदिर है लेकिन बिना लिंग का है। सिर्फ वहां पर एक खड्डा है, लिंग की स्थापना नहीं है। यानी कि बिना लिंग का अगर कोई शिव का जो मंदिर है तो सिर्फ हमारे इस माही नदी के ऊपर जहां पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है उसी जगह पर है। और यहाँ पर ये इसको वागड़ का हरिद्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर भी त्रिवेणी संगम बना हुआ है वहां पर जो मनुष्य के जिस परिवार के पूर्वज जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनके जो फूल होते हैं जिसे हम हड्डियां बोलते हैं और उनको फूल कहा जाता है, उसका यहाँ पर तर्पण किया जाता है। तो जहां जहां पर भी त्रिवेणी संगम होगा वहां पर तर्पण का काम होता है। और ये तर्पण का जो काम होता है जिसके कारण इसको हम हरिद्वार बोलते हैं। तो वागड़ के लोग हरिद्वार तक तो नहीं जा पाते लेकिन माही नदी के इस त्रिवेणी संगम पर जाते हैं जिसके कारण वागड़ का यह हरिद्वार है। वागड़ का यह हरिद्वार है। और जैसे ही यह नदी आगे की ओर बढ़ती है आगे की ओर बेणेश्वर से है ना वो आगे की ओर बढ़ती है तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती हुई आगे की ओर जाती है। तो डूंगरपुर सीमा पर भी जैसे ही बनता है तो यहाँ पर भी सांप्रदायिक सद्भावना का पैलेस डेवलप करती है और वो है हमारा गलियाकोट जो कि संप्रदाय का पैलेस विकसित करती है। एकता का प्रतीक है क्योंकि यहाँ पर है ना वो दाऊदी बोहरा समुदाय का भी मंदिर है, उसके जस्ट सामने हिंदू समुदाय का शीतला माता का भी मंदिर बना हुआ है। और इस तरह से ये आगे की ओर जब बढ़ती है तो पंचमहल, गुजरात के पंचमहल नामक जिले के अंदर एक और डैम का निर्माण करती है जिसका नाम है गडाना बांध। और इस तरह से यह डैम का निर्माण करती हुई आगे बढ़ करके अरब सागर की ओर चली जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी वर्तमान का उभर करके सामने आएगा कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की उस नदी का नाम बताइए जिसमें हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। और वो है हमारा माही नदी। माही नदी पर हैंगिंग ब्रिज बन रहा है। और हैंगिंग ब्रिज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? लटकने वाला।
लटकने वाला बांध, लटकने वाला पुल। और ये हमारे राजस्थान के अंदर दो जगह, एक तो कोटा में है और दूसरा हमारे इस माही नदी पर बन रहा है। तो इस तरह से ये जो माही नदी है वो अपना उद्गम से लेकर के आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है। और इस नदी जो जैसे जैसे अपना रास्ता काटती है तो इस नदी पर 2 बार कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि 2 बार माही नदी पर ये कर्क रेखा काटती हुई आगे बढ़ती है। और इस नदी की जो सहायक नदियां हैं जो जल लेकर के जा रही हैं, जिसमें हम सहायक नदियां देखें, सहायक नदी के अंदर सोम, झाकम, उसके बाद में है ना वह अनास, और इस अनास की चाप, ये जो नदियां हैं जो कि है ना वो माही नदी की सहायक नदियां बन जाती है। तो ये थी हमारे राजस्थान की अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों में प्रमुख नदी जो अथाह जल को लेकर के चल रही है। 12 मासी चलने वाली ये नदी है। पानी की यहाँ पर इस नदी पर कोई कमी नहीं है और धीरे धीरे इस नदी पर बहुत सारे जल आपूर्ति को लेकर के योजनाओं का निर्माण होने जा रहा है। और इस नदी के ऊपर लिफ्ट की परियोजनाएं भी बनी हुई हैं, और जो कि हमारे बेणेश्वर से लिफ्ट बन करके उभरती है और ये हमारे बिच्छीवाड़ा और खेरवाड़ा तक लिफ्ट के माध्यम से, नहरों के माध्यम से उस जगह पर जल पहुंचाया जा रहा है। कोई बता सकता है कि वो लिफ्ट जो योजना बनी है उसका क्या नाम है? भीखाबाई नहर। भीखाबाई नहर। तो हमने ना वो माही नदी के बारे में देखा। अब हम देखते हैं लूणी नदी। माही नदी की कुल लंबाई, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो हमारे राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर चलती है। बाकी इसकी टोटल लंबाई उद्गम से लेकर के अंत तक, और वो है हमारी 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर चलती है 171 किलोमीटर। अब सेकंड नदी लूणी नदी। अजमेर के नाग की पहाड़ियां से इसका उद्गम स्थल माना गया है। इस नाग की पहाड़ी को लेकर के आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। इसकी नाग की पहाड़ी को हम इंग्लिश के अंदर स्नेक माउंटेन भी कहते हैं। कभी कभी है ना वो इंग्लिश शब्द का यूज करके भी प्रश्न बनाता है। ये जो नाग की जो पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ी के अंदर एक खनिज प्राप्त हो रहा है, और ये जो खनिज जो है जिसे हम तांबड़ा कहते हैं, लाल रंग का हीरा। और ये नाग की पहाड़ियों के पास में ही अभी एक एयर कार्गो वह यातायात को लेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है। अब मुझे यहाँ पे कौन बताएगा कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों कहते हैं? किसी भी हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। एक तो है कि सामान्य सा हवाई अड्डा, और एक दूसरा होता है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में क्या विशेषता होती है और सामान्य हवाई अड्डे में क्या विशेषता होती है? अंतरराष्ट्रीय पर दूसरे देशों के भी एरोप्लेन उतरते हैं और सामान्य पर जिसे डोमेस्टिक एरोप्लेन उतरते हैं।
देखिएगा, सामान्य पे भी अंतरराष्ट्रीय प्लेन उतर सकते हैं, परमिशन है। यहाँ पर भी अंतरराष्ट्रीय प्लेन उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उतर करके क्या विशेषताओं को ग्रहण करती है और यहाँ पर वो क्या काम नहीं कर सकते? चेकिंग नहीं, जहां जहां पर भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे वहां पर उस प्लेन की ईंधन भरने की सुविधा होगी। ईंधन की सुविधा। ईंधन की सुविधा सिर्फ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही होगी। सामान्य जो हवाई अड्डे होंगे वहां पर ईंधन भरने की सुविधा नहीं होगी। ये खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन उठा हुआ है कि ईंधन भरने की सुविधा पहले हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में ही थी, अब तो हमारे 2-3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए हैं और वहां पर भी ईंधन की सुविधाएं उपलब्ध कर चुके हैं। तो ये नाग की पहाड़ी से हमारी लूनी नदी निकलती है। इस लूनी नदी को लवणवती नदी भी कहते हैं। इसी लूनी नदी को मीठी खारी नदी भी कहते हैं। इसी नदी को साकरी नदी भी कहते हैं। इसी नदी को रेल या नेड़ा भी कहते हैं। लवणवती नदी कहते हैं, मीठी खारी नदी कहते हैं, इसे साकरी नदी भी कहते हैं, रेल या नेड़ा नदी भी कहते हैं। ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो कि बालोतरा तक तो मीठी चलती है और उसके बाद में खारी हो जाती है। इस नदी को साकरी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सर्पिल आकार के अंदर बालोतरा के बाद में चलती है। और इसे रेल और नेड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि नदी जहां जहां से भी गुजर रही है वहां से जिप्सम का प्रभाव होने के कारण जल अंतस्तरण की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, ये जब नदी इस स्नेक माउंटेन से निकलती है तो उद्गम स्थल से लेकर के, इस स्नेक माउंटेन के उद्गम स्थल से लेकर के आना सागर झील तक इस नदी का नाम सागरमती। आना सागर से जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है यह पुष्कर तक सरस्वती के नाम से जानी जाती है और पुष्कर से जैसे आगे की ओर बढ़ती है और इसका नाम लूनी हो जाता है। देखिएगा, हमारे राजस्थान के अंदर ये एक ऐसी नदी है जो स्नेक माउंटेन से निकलती है। स्नेक माउंटेन से निकलकर आना सागर तक आती है, तब तक इसे सागरमती कहा जाता है। आना सागर से लेकर के ये जैसे ही पुष्कर तक पहुंचती है तो इसके बीच वाले भाग में इस नदी को सरस्वती नदी कहते हैं। जिस तरह से हमने कल बेड़त नदी के बारे में देखा था कि उदय सागर झील तक ये आर्य कहलाती है और बाद में जाके वापस बेड़त हो जाती है, वैसे ही यह सरस्वती होती है और पुष्कर से लेकर जैसे आगे की ओर बढ़ती है तो यह लूनी नदी हो जाती है। अब देखिए, मैं इसकी डिजाइन को बनाता हूं, समझाने के लिए यहाँ पे लिया था। अब यह हमारा ये अजमेर से निकली, आना सागर से होती हुई, पुष्कर की पहाड़ियों से होती हुई, इस तरह से यह बढ़ती हुई जोधपुर के पास एक नहर का निर्माण करती है। जसवंत सिंह का थड़ा, जिसे भूतों की नगरी कहते हैं, वहां पर अपना जल देने का काम करती है और यहीं पर ही कैक्टस बगीचे का निर्माण हुआ है और ये आगे की ओर बढ़ती हुई बालोतरा के पास में सभ्यता का निर्माण करती है और बालोतरा के बाद में जैसे यह
और आगे की ओर बढ़ती है तो एकदम खारा जल बनाने शुरू कर देती है और लूनी बेसिन को बनाती है और इस तरह से यह कच्छ के रन की ओर मिल जाती है, कच्छ के रन की ओर मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो इस अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ये जो नदी है जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस धरातल के अंदर जिप्सम का भाग होने के कारण जल अंतरण या जल संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो खारापन को सोखती जाती है और आगे बढ़ते 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 यह जसवंत सिंह के थड़ा नामक स्थान पर एक नहर का निर्माण करती है। और ये जो नहर है वह हमारे जसवंत सिंह के थड़े तक जाती है, जिसे हम भूतों की नगरी भी कहते हैं। और यहीं से ही जोधपुर के लिए भी पेयजल उपलब्ध करवाने का काम करवा रही है। और आगे बढ़ते हुए यह बालोतरा के पास मीठा जल को लेकर चलती है और इसके बीच इसकी कुछ सहायक नदियां इसको जल देकर के जाती हैं। तो ये जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदी को याद करने का एक ही तरीका है, जिस नदी के पीछे डी शब्द लगा हो ये इसकी सहायक नदियां हैं। जिस नदी के पीछे डी लगा हो, जैसे सुकड़ी, लिलड़ी, मांडी, जोजड़ी, और मात्र एक ऐसी है जो दाईं ओर से जल देने का काम करती है और वो है हमारी जोजड़ी नदी। मात्र एक ही ऐसी नदी है जो बाईं ओर से इसको जल देती है, बाकी जितनी भी है वो सभी दाईं ओर से अपना जल देने का काम करती है। और इस तरह से जैसे ये आगे बढ़ती है बालोतरा से के बाद आगे वाले भाग में ये अपने नालियों का निर्माण करने शुरू कर देती है, क्योंकि लूनी बेसिन का निर्माण करती है। और यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो इस नदी को रेला या नेड़ा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई अगर हम देखें, ऐसे तो आता है नहीं लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कुल लंबाई जो है वह 330 किलोमीटर है, 330 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर यह 318 किलोमीटर चलती है। इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर ये 318 किलोमीटर चलती है। इस तरह से हमारे अरब सागर की ओर जाने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, माही नदी और लूनी नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये सागरमती होती है, किस तरह से ये सरस्वती बन जाती है। और आना सागर झील का इतिहास तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आना सागर झील जो है यहाँ पर 9 दरिया हैं और इसी जगह पर विश्व का पहला गुलाब इत्र का निर्माण हुआ था। इसी जगह पर अकबर के द्वारा पहली मुलाकात हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी विशेषता हैं और यही आना सागर झील जो है वो ब्रिटेन के यानी कि अंग्रेजों के द्वारा राहत कार्य, अकाल राहत कार्य के अंदर कार्य हुआ है। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जब हम झीलों के ऊपर जाएंगे तब तो आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस जगह पर कौन सी झील बनी हुई है और उसकी विशेषताएं छोटी छोटी क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आरपीएससी ने ये लिया भी है कि सर्वाधिक बरसात अगर अजमेर में होती है तो पानी का बहाव किस क्षेत्र की ओर जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा,
कि अजमेर जिले में जब सबसे ज़्यादा बरसात होगी तो यही लूनी नदी का पानी जो है वह पश्चिम की ओर बह करके जाएगा, पश्चिम की ओर बह करके जाएगा। तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी लूनी नदी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो दो नदी के बारे में मैंने बताया, उस नदी को लेकर के मैंने 99% जो इस नदी की विशेषताएं हैं, उस पर बनने वाले जो योजनाएं, परियोजनाएं और झील, बांध के बारे में मैंने बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह नदी जो है वो नक्शे के आधार पर आपको समझ में आया होगा। कल हम फिर इसी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ जो दूसरी हैं, छोटी छोटी नदियाँ जो माही नदी को और लूनी नदी को अपना जल दे के जाती है, पश्चिमी बनास जैसी नदियाँ जो कि हमारे मानसी वाकल परियोजना का निर्माण करती हैं, उन नदियों के बारे में अपन देखेंगे। और इस तरह से कल हमारे यह अरब सागर की ओर जाने वाली जो नदियाँ हैं, यह चैप्टर समाप्त होगा और आगे का चैप्टर जो शुरू होगा वह अंतः प्रवाहित नदियाँ रहेंगी। थैंक यू।